साहब, सूरज बुमाई, एमआईएम पार्टी, मेरे भाई अविनाश गोपीचंद बाबा साहब, एमएलए वालिद पठान साहब, मेरे भाई सैयद मोइन साहब और हैदराबाद से आए हुए तमाम मेरे बंधु सिर्फा, मेरे अजीज दोस्तों, 11 अप्रैल के दिन पोलिंग का दिन है और इसमें आप तमाम को, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दो, मगर मैं आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश और रिक्वेस्ट करने आया हूं कि 11 अप्रैल के दिन आप तमाम को निकलकर अपने हर एक वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी पार्लिमानी जमहूरियत की कामयाबी उसी वक्त हो सकती है तो बहुत बड़ी तादाद में आप तमाम लोग निकलकर अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। यकीनन ये एक तकलीफ का काम है, आसान काम नहीं है, और खास तौर से गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए कि तमाम काम काज छोड़कर 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाकर धूप में खड़े रहना, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाना और अपने वोट का इस्तेमाल करना, यकीनन ये तकलीफदेह काम है, मगर ये काम बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एक और इस बात का पैगाम देगा हुकूमत को कि आपकी पसंद, आपकी नापसंद या फिर आप क्या चीज चाहते हैं। और मैं आपके सामने खड़ा इसलिए हूं कि आप अपना वोट मजलिस पार्टी के हक में इस्तेमाल करें। आपके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनकी तारीफ राष्ट्रवादी कर रही है, मनसे कर रही है और समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके सामने शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनके प्रचार और उनकी कामयाबी के लिए बीजेपी और शिवसेना के मिनिस्टर्स इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। और आपके सामने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार राजा रहमत साहब हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जहां पर इलेक्शन इसलिए हो रहा है, आप जानते हैं कि शिवसेना के एक एमएलए का इंतकाल हुआ, हमको उसका अफसोस है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि कैंडिडेट कैसा हो। किसी भी असेंबली हलके का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आवाम को दस्तयाब हो, जो आवाम को अवेलेबल हो, जो एक्सेसिबल हो। अगर आपके सेल फोन के ऊपर वो आपका फोन उठाए, ये नहीं कि आप सेल फोन पे उसको कॉल कर रहे हैं और बजाय वो सेल फोन उठाए उसका पीए उसका फोन उठाता या फिर उसका पीएसओ उसका फोन उठाता। ऐसा एमएलए होना चाहिए जो गरीबों की बस्तियों में तब्दीली ला सके। ऐसे एमएलए को मुंतखब करिए, कामयाब करिए जो गरीबों की तकलीफ को समझ सके। ऐसे एमएलए को मुंतखब कर सके जो बिल्डर्स का चंदा न हो, बल्कि बिल्डर्स के लिए उनकी रातों की नींद हराम कर सके। ऐसे शख्स को एमएलए बनाइए जो बेबाक हो। ऐसे शख्स को एमएलए मत बनाइए जो डरता हो। ऐसे शख्स को एमएलए बनाइए जो आपके लिए जरूरत पड़ी तो रोड पर भी निकलकर मुकाबला करे और महाराष्ट्र के विधानसभा में भी जाकर आप तमाम की आवाज बनकर बेबाक तरीके से आपकी तकलीफ और परेशानी का इज़हार ख्याल कर सके। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, ये तमाम पैरामीटर्स को आप सामने रखेंगे तो जाहिर है मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तारीफ करूंगा, मगर मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं। ये 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं, शिवसेना के, कांग्रेस के और एमआईएम के। आप इसको सामने रखकर
थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि अगर मैं रात में किसी को फोन करूंगा और किसी को पुकारूंगा, किसी को दावत दूंगा कि यहां पर तकलीफ है तुम आओ, तो कौन निकल कर आएगा? एक कांग्रेस का कैंडिडेट है जो चीफ मिनिस्टर थे किसी जमाने में। कांग्रेस पार्टी बड़ी शातिर है, अगर किसी को अपना सियासी खातेमा करना है तो कांग्रेस पार्टी में चले जाना। ये आसमान पर वो शख्स था, उसको जमीन पे लाना। चीफ मिनिस्टर था तो वो यहां पर ला दिए। बहरहाल, मगर आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। वाकया ये है कि वोट की अहमियत का वाकया देखिए आपके एमएलए की अहमियत का अंदाजा इस वाकये से आपको हो जाएगा। मैंने किसी जगह पर किताब में ये पढ़ा था कि एक जंगल में बहुत से जानवरों ने मीटिंग की। चूहे ने, सांप ने, मंगूस ने, ये तमाम सुअर सब जमा हुए और जमा होकर बोले कि भाई ये जंगल का जो शेर है इसे तंग आते हम लोग, ये हमारा एमएलए नहीं हो सकता, इसको चेंज करेंगे। ये बहुत तकलीफ हो गई इससे। तो पूरी मीटिंग हुई जिसमें सुअर भी था, कुत्ता भी था, सांप, बिच्छू, जंगल है, सब लोग बैठे, पंचायत कैसा बैठ के बोले नहीं अब हम जो है ये शेर का एमएलए नहीं होना हमारा। तो बोले क्या करना? बोले नहीं अब हम लोग अपने आप में से एमएलए को चुन लेते। तो अच्छी बात है, सब इत्तेफाक राय हुआ, कंसल्टेशन हुआ, तो सब लोग मिलकर बंदर को एमएलए बना। बोले बंदर हमारा एमएलए। बोले ठीक है, अच्छी बात है, चलो जमहूरियत है, हो गया। थोड़े दिन के बाद क्या देखे कि जंगल में जो शेर है वो अपनी आदत से मजबूर है, वो कोई जानवर मिला पकड़ लिया, खाना खा लिया। बोले रे जाके सब लोग मीटिंग करे, क्या किस्सा क्या है भाई? हमारे जंगल पे हमला हो रहा, हमारा जंगल खत्म हो जा रहा, हमारे जंगल में जानवर खत्म हो जा रहे, हमारे जंगल के झाड़ पेड़ को लूट के जा रहा, काट के जा रहा, क्या कर रहा था? तो सब लोग मीटिंग बुलाए बंदर को, बोले देख तू हमारा एमएलए है तो क्या कर रहा? तो बंदर बोला क्या करूं? बोले नहीं तुम्हारे को रोकना चाहिए, तुम काम नहीं कर रहे। तो बंदर बोला तुम्हारे को दिख रहा है मैं काम नहीं कर रहा हूं, कैसा नहीं काम कर रहा हूं? तो सब बोले क्या काम कर रहा? तो बंदर जो है एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा था, यहां से वहां से यहां, देख रहे मैं काम कर रहा हूं। बंदर का काम ये हो। तो बंदर को एमएलए नहीं बनाना, शेर को एमएलए बनाना। बंदर को एमएलए बनाए तो मैं झाड़ से झाड़ सारी कूदता, ये झाड़ से वो झाड़, वो पार्टी से ये पार्टी, ये पार्टी से वो पार्टी, ये आप समझे मेरी बात। दूसरा वाकया आपको समझाने के लिए, जंगल में जो है तकरीर बोरिंग तो नहीं हो रही ना, अभी गर्म इतनी जल्दी नहीं करना, टाइम है। 50 ओवर का मैच है, अभी नहीं नारे, अभी नारे मारना 11 को मारना, फिर राजा रहबर को कामयाब करके इंसान। तो हुआ ये कि आप अपने मराठी जबान में क्या बोलते? सफेद परिंदे को पोंगा बोला, पोंगा, बगला, कौड़ा। तो बगला कौड़ा देखा कि एक बकरी है और बकरी जो है शेर के बच्चों को पालती। तो बगला आके बोला बकरी को पागल है, ये शेर के बच्चों को पाल ले, क्या ये शेर के बच्चे बड़े हो गए तेरे को खा लेंगे? बकरी बोली तू पागल है, तेरे को नहीं मालूम, मैं इन पे एहसान कर रही हूं, ये शेर के बच्चों पर कुछ नहीं होगा। तो बगला बोला अरे क्या इंसानियत है भाई, एक बकरी शेर के बच्चों को पाल और उसके बच्चे भी है, शेर के बच्चे भी। तो बगला के दिमाग में अचानक आया, बगला जो है पानी के किनारे मच्छी खा रहा था, देखा कि चूहा पानी में डूब रहा, तो बगला फौरन चूहे को उठाया पूंछ में अपने और ले जाकर पानी जहां से दूर था वहां रख दिया किनारे।
अब देखा चूहे में जान नहीं है तो क्या करा, चूहे को उठा के अपने पर में रख के दबाया, फिर दूसरे पर में रख के दबाया तो चूहे में जान आ गई और चूहा जो है चल के चला गया, गली चला गया। उसके बाद बगला जब उड़ने की कोशिश करा, उड़ नहीं पा रहा, ये बोला ये क्या हिस्सा है, मैं चूहे पे एहसान करा, उड़ नहीं सक रहा हूं। देखा तो क्या है, चूहा जो है दोनों जगह बगले में कतर गया, दोनों जगह कतर दिया। अब ये बगला बोला ये क्या है भाई, मैं पे एहसान करा, इन्हें मेरे पे कतर गया। अब बगला परेशान, अब बड़े चील कौवे उसको तलाश कर रहे खा लेंगे। ये बेचारा छुपते छुपाते जख्म उसका अच्छा है, बात से बोला अब मैं जाके बकरी को देखता हूँ ये जिंदा है या मर गया। जाके देखा तो क्या है, बकरी के पास शेर के बच्चे और बड़े हो गए, वो उल्टा बकरी का तहफ्फुज कर रहे, सेफ्टी दे रहे हो। बोला ये क्या किस्सा है, ये उल्टा हो रहा है यहां पर, शेर के बच्चे बड़े हो गए, बकरी की हिफाजत कर रहे, सिक्योरिटी दे रहे उसको। वो जाके बकरी को बोला ये क्या किस्सा है, मैं चूहे को करा तो उन्हें मेरे को कतर दिया। तो बकरी बोली अरे पागल, कभी भी एहसान करे तो एहसान किस पे करना, जमीर फरोश पे एहसान नहीं करना, ज़र्फ वाले पे एहसान करना, कम ज़र्फों पे एहसान नहीं करना। तो और डालना जो है वो एक एहसान है आपका। ये तमाम गरीब का, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, वो आप एक एहसान कर रहे। 11 तारीख को निकलकर वोट जो डाल रहे वो एहसान कर रहे। तो आप एहसान जिस पे कर रहे, कम ज़र्फ पे मत करो, ज़र्फ वाले पे करो। जब ज़र्फ वाले पे एहसान करेंगे तो आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वरना होगा क्या, शेर और चूहों की तरह खा लेंगे आपको। अब तक 65 साल से ऐसे हो रहा, आप निकल के वोट डाल रहे और इन कमजोरों को आप कामयाब कर दे रहे। ये तमाम के तमाम कमजोर जमीन फरोश हमको ही खा ले रहे जीवत की तरह। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, 11 तारीख बड़ी अहम तारीख है। आप तमाम को निकल कर अपना एक एक वोट, एहसान है आपका जमहूरियत के ऊपर गरीबों का, निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और मजलिस पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर एक बेबाक शख्स को कामयाब करिए, जो बांद्रा ईस्ट या आवाम की बेलौस खिदमत करने का जज्बा रखता है। वो सिर्फ अपने आप को एमएलए बनाने के लिए नहीं आया, वो ये नहीं कह रहा है कि देखो कोई दुनिया से चला गया तो मुझे वोट दो। वो ये कह रहा है कि जो जिंदा है मैं उनकी खिदमत करने के लिए आया हूं। मैं अपने आप को, अपनी इंफरादियत को या अपने पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ाने के लिए नहीं आया। वो ये नहीं कह रहा कि एक जगह इलेक्शन हार गया तो मुझ पर एहसान करो। वो ये नहीं कह रहा कि 7 महीने पहले आपने वोट डाला तो मैं दोबारा आ गया मुझे वोट डालो। वो आपसे कह रहा है कि अब की बार सही फैसला करो, क्योंकि ये इलेक्शन महाराष्ट्र की हुकूमत को एक पैगाम देगा। ये इलेक्शन का नतीजा महाराष्ट्र के बीजेपी शिवसेना की हुकूमत को एक पैगाम देगा। ये इलेक्शन का नतीजा दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एक पैगाम देगा कि दिल्ली की सल्तनत पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मालूम हो जाए कि बांद्रा ईस्ट के गरीब आवाम की सोच और फिक्र क्या है। बांद्रा ईस्ट की आवाम ये बीजेपी की 10 महीने की हुकूमत और महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की हुकूमत की क्या आपके पास उनके माने। और फिर जब दिल्ली के सल्तनत पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बराजमान हैं, जो दिल्ली के सल्तनत के तख्त के ऊपर बैठे हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके 10 महीने में क्या हुआ आप सुन लीजिए। अभी आपने हमारे दलित कैंडिडेट से, हमारे अविनाश से सुना कि दलितों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों कि ये पिछले हमारे महीने में हिंदुस्तान का बजट पेश हुआ। कितना बजट था दलितों के लिए, क्या बजट दिया गया? दलितों के लिए जो बजट दिया गया मेरे अजीज दोस्तों, कितना बजट नहीं दिया गया दलितों के लिए। 760 करोड़ रुपए कट कर दिए गए दलित बजट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। 760 करोड़ रुपए नहीं दिए गए।
दलितों की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी है। मरकजी सेंट्रल गवर्नमेंट में एससी प्लान है। कितने पैसे कट कर दिए गए एससी प्लान में? 13,000 करोड़ रुपये दलितों के कट कर दिए गए एससी प्लान में। सालाना बजट में 760 करोड़ रुपये कट कर दिए गए। आप 13,000 को 700 करोड़ मिला लो, 20,000 करोड़ रुपये ये दिल्ली की सल्तनत में बैठने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के तमाम दलितों के पैसे काट कर 20,000 करोड़ रुपये इनके काट। और प्राइम मिनिस्टर बोलते कि सबका साथ सबका विकास। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते कि मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूं। 20,000 करोड़ रुपये दलितों के नहीं दिए। और वही कॉर्पोरेट टैक्स किसको दिया? ये बड़े बड़े सरमायादार जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ये जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनियों का शेयर नीचे ऊपर करते रहते बंदरों की तरह, उनको कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया 20,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स माफ। और दलितों का 20,000 करोड़ रुपये कट कर दिए गए। क्या दलितों के लिए, दलित बच्चों के लिए, दलित बच्चों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के 300 करोड़ रुपये कट कर दिया गया? 300 करोड़ रुपये दलित बच्चों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। और हिंदुस्तान का डेटा कहता है, सुन लो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाले हमारे वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री जो 10 लाख का सूट पहन के भी बोलते कि मैं चाय बेचता था, तो सुन लो आप हमारी बात। आप दिल्ली के सल्तनत में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली के सल्तनत के तख्त पर बैठे हुए हैं, आप दिल्ली के बहुत बड़े सल्तनत के सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुन लो आप, क्यों आप दलितों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के 300 करोड़ रुपए नहीं दिए? जबकि डेटा यह बताता है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे हिंदुस्तान में दलितों का और मुसलमानों का, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट यहां पर बच्चों को पढ़ाना। मगर प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो दिल्ली के सल्तनत में है, आपने 300 करोड़ प्री मैट्रिक के दलित बच्चों के क्यों काट दिए? इसका जवाब देना पड़ेगा। और फिर आप देखिए, जो बच्चे विकलांग हैं, अपाहिज हैं, डिसेबिलिटी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते, अरे नहीं मित्रों मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। बात करें कि बड़े बड़े बुलंद बात कर देते। हम पूछना चाहते हैं कि जो विकलांग बच्चों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है 10 करोड़ था, 9 करोड़ रुपए नहीं दिया आप दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के विकलांग बच्चे, डिसेबिलिटी हैंडीकैप बच्चे पुकार कर पूछ रहे कि हम हैंडीकैप जरूर हैं मगर हम पढ़ना चाहते हैं, आपने हमारे 9 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए? ये जवाब बीजेपी शिवसेना को देना पड़ेगा। और फिर आप पूछिए इन लोगों से, पूछिए इन लोगों से कि ये खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेडीज की सिक्योरिटी के लिए ये बजट में क्या हुआ था? रेस्टोरेटिव जस्टिस फॉर रेप विक्टिम्स का एक डिमांड था, 20 करोड़ रुपए नहीं दिए, 20 करोड़ जीरो कर। अच्छा आप देखिए, जब किसी हमारी खातून का रेप हो जाता तो क्राइसिस सेंटर बनाते कि हमारी बहनों को, जो जालिम मर्द लोग जो जानवरों की तरह औरतों पर जुल्म करते हैं, उनका एक सेंटर बनाया गया। 20 करोड़ रुपये थे, लोग कट करके 2 करोड़ कर दिए। यह भी मोहब्बत है खवातीन से? कौन सी मोहब्बत है दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर आपकी? यह आपके बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं। खवातीन के असिस्टेंट स्टेट के 50 करोड़ आपने एक पैसा नहीं दिया। कैसा होगा बताइए? मुंबई शहर है, मुंबई शहर है, यहां पर कई वाकयात होते, एक पैसा आप नहीं देते। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, बच्चे पैदा होते तो मर जाते। अफ्रीका का कंट्री रवांडा, उसके पैरामीटर्स हिंदुस्तान से अच्छे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? आपको मालूम है कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में हमारे दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब से, महाराष्ट्र में कैसा चलेगा ICDS सेंटर? उन बच्चों को जो सेंटर बनाए जाएंगे वहां पर काम करने वालों को ऑनरियम कौन देंगे? बच्चे हमारे गरीबों के बच्चे माल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, मां मर जाती है, बच्चों को दूध नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। तो दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर 10,000 करोड़ रुपया ICDS से कट कर दिए और सब फिर बोलते कि सबका साथ सबका विकास। पूछो इन लोगों से। फिर आप देखिए अभी आपके सामने मुझे छुट्टी आई कि यहां पर MD ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर से कि आपने कितने ड्रग अब्यूज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म के लिए एक पैसा जारी नहीं करते आप, और फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास। मेरे अजीज दोस्तों, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहां चले गए? महाराष्ट्र में जो हेल्थ सेंटर्स हैं 6,200 करोड़ रुपए काट कर दिए दिल्ली के सल्तनत के वजीर आजम, 6,120 करोड़ रुपए काट दिए। एड्स जैसी डिजीज जो हिंदुस्तान के बहुत लोगों को खत्म कर रही है, 450 करोड़ 448 करोड़ देंगे हमारे बड़े मिनिस्टर, और फिर आकर ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बांद्रा ईस्ट के अवाम को एक फैसला देना है, बांद्रा ईस्ट के अवाम को एक पैगाम देना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम या दलित का मामला नहीं है। आपको सोचना है कि आपने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या सोच कर दिया था कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, दलितों का फायदा होगा, मगर कुछ काम नहीं है। क्या हुआ? वायर में शॉर्ट हुआ होगा ना, हम बोले तो शॉर्ट ही होगा, तो दूसरे बोले तो नहीं होगा। सबको शॉर्ट लगता, हम बोले तो शॉर्ट नहीं लगता, शॉर्ट नहीं लगता, बेहोश भी हो जाती। यही असर है भाई MIM की मीटिंग का। दूसरे बोले तो सो जाते, हम बोले तो देखो माइक भी बोला वेरी गुड, बोलते रहो, उसको भी पसंद आ रही मेरी चीज। मेरे अजीज दोस्तों, अब आपको 11 तारीख को शॉट देना है, आपको 11 तारीख को एक शॉट लेना है, एक बेहतरीन शॉट मारिए अपनी बांद्रा ईस्ट की तरक्की के लिए। इन तमाम इक़्तिदार पर बैठने वाले लोगों को एक सबक सिखाइए कि कैसा गरीबों का इस्तेसाल करके इनको धोखा दिया। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, ये जो बीफ बैन महाराष्ट्र की हुकूमत ने लगाया, बीफ बैन के नाम पर आपको अंदाजा होगा कि दलित और मुसलमान मिलाकर, दलित और सिर्फ दलित और मुसलमान मिलाकर करीब 1.5 से 2 लाख लोग बेरोजगार होने वाले। क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत है? एक तो बजट कम कर दिया दलितों का, और दूसरा आप बीफ बैन के नाम पर 1.5 से 2 लाख दलित और मुसलमान बेरोजगार हो जाएंगे, इनके घर बार उजड़ जाएंगे। क्या कारोबार करेंगे ये लोग? क्या ये मोहब्बत है दलितों से और मुस्लिम अक़लियत से कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले आज आप क्या कर रहे हैं? यकीनन हम गाय का एहतराम करते हैं, गाय कशी के ऊपर कानून है, काऊ स्लॉटर है, यकीनन कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, मगर आप क्या उनसा बिल लाकर क्या पैगाम दे रहे हैं? कहां करेगा दलित कारोबार? पूरे महाराष्ट्र में 20,000 यूनिट है लेदर के, एक यूनिट में अगर 5-6 लोग काम करते, बताइए 20,000 अगर आप उसको कर लीजिए मल्टीप्लाई बाई 5, 1 लाख हो जाते। कहां जाएंगे 1 लाख लोग? कोल्हापुर में कोल्हापुर की चप्पल तो प्लास्टिक से नहीं बनती, लेदर से बनती। क्या करेंगे चप्पल का कारोबार करने वाले? चमड़े का कारोबार दलित करता है, मुसलमान करता है, मगर आप भी बैन के नाम पर हमको हमारे पेट का लात मार रहे। तो बांद्रा ईस्ट की आवाम को पैगाम देना है, 11 तारीख को निकलकर आपको बताना है उस हुकूमत को कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको पसंद है, तमाम चीजें इसका पैगाम आपको देना है मेरे अजीज दोस्तों। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे, नहीं हुकूमत ने ऐसा कर दिया। बीफ बैन सिर्फ हमारे कुरैश बिरादरी के भाइयों का मसला नहीं है, ये हर गरीब तबके को इस पर असर पड़ने वाला है।
हर गरीब तबके पर इसका असर पड़ने वाला है। याद रखो आप मेरी बात को, ये सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये मुसलमान का मसला भी है, ये दलित का मसला भी है, हमारे किसान भाइयों का भी मसला है। महाराष्ट्र में 60% खाद दस्तयाब नहीं है, कहां से खिलाएंगे इन लोगों को आप खाद लाकर? अरे तुम मोहब्बत में झूठे हो, तुम मोहब्बत में मक्कार हो, तुम मोहब्बत का दावा कर रहे हो मगर अपनी सियासी रोटी सेकने का उसमें काम कर रहे हो। अगर तुमको मोहब्बत है तो ऐलान करो कि हम हर जगह पर खाद को दस्तयाब करेंगे। अरे जहां जिस महाराष्ट्र रियासत में 60% दस्तयाब नहीं है, क्या करेंगे आप? मगर कांग्रेस पार्टी इस बीट बैंक की तारीफ कर रही है। ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसकी तारीफ करते हैं। शिवसेना के लोग बोलते कि मुंबई को रात भर खुला रखा जाए। रात भर खुला रहेगा तो क्या खाएंगे? रात भर खुला रहेगा तो क्या खाएंगे बताइए आप? जो लोग टैक्सी चलाते, जो लोग ऑटो चलाते, जो लोग दूर दूर सबब से जाकर काम करते, जब उनको रात में 1 बजे 12 बजे वापिस आते तो वो गरीब के पास इतनी ताकत नहीं है, उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है कि 440 रुपए का मटन खरीदे। 440 रुपए का मटन होगा किलो, अब और बढ़ जाएगा। गरीब के लिए क्या था कि 130 से 150 रुपए का वो जाकर बड़े का गोश्त के साथ खा लेगा। ये गरीब की गिज़ा थी, आप वो गरीब को उसकी गिज़ा से महरूम कर रहे। क्यों महरूम कर रहे आप? अगर आप ये बात तो मानते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी लगा दो, शराब पर पाबंदी करो। क्या शराब की वजह से रात में टक्कर नहीं होगी? अरे शराब की जब बात आई तो अरे अब मैं इसे बोलूंगा, दिमाग में एक बात आई। हमारे वारिस पठान साहब, आप बहुत अच्छे वकील हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे, टक्कर मार दिए, फुटपाथ चला दिए, लोगों पे अपने गरीब को मार दिए, 3-4 जख्मी हो गए। शराब पिए हुए छोड़ा था। अब बोला मैं नहीं चला रहा था, गरीब चला रहा था। 21 साल के बाद नशा उतरा उसका, 21 साल से नशा में था, नहीं मैं नहीं चला हूं, नहीं चला। कितने गरीब मरेंगे? इतने गरीब लोग मरते हैं। हर घर में जाकर पूछो आप, जितना जुल्म शराब की वजह से औरत पर होता है, इतना मार औरत खाती शराबियों की वजह से। शराब पर पाबंदी लगाओ, ये औरतों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर रिपोर्ट कराएंगे, अगर सर्वे कराएंगे तो महाराष्ट्र की हर औरत पुकार कर बोलेगी कि हाँ शराब को खत्म करो। इस शराब की लानत की वजह से मेरा बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, इस शराब की वजह से मुझको पीकर लोग मारते हैं, इस शराब को पीकर लोग मुझ पर हमला करते हैं। अगर तुमको माशरे में बुराइयों का खात्मा करना है, अगर तुम वाकई में इंसानियत के लिए काम करना चाहते हो, अगर तुम वाकई में गरीबों के लिए काम करना चाहते हो, अगर तुम वाकई में कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो शराब पर खत्म करो। कौन शराब पर कैसे खत्म करेंगे? या सूरज डूबते ही रोज रात में अंगूर की बेटी से निकाह करते लोग। जरूरी है लोग इसके बगैर नहीं आते, मगर वो गरीब जो रोड पे चल रहा टक्कर हो जाती, औरतों पे जुल्म होता। इतने बच्चे अल्कोहलिज्म में डिजीज बन चुकी है, आप देखो इसको। मगर खाली बीट बैंक क्यों? खाली बीट बैंक क्यों? मगर इस पर कोई बात नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, कई ऐसे महाराष्ट्र के गांव जहां पर शराब नहीं मिलती, पंचायत के लोगों ने फैसला किया। कई जगहों पर मैं खुद देख चुका हूं और वहां पर इतना अमन है, सुकून है, पुलिस का काम आसान हो गया। मगर आप इन बुराइयों का खात्मा करना नहीं चाहते। यहां पर सबका कनेक्शन मिला होगा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, बांद्रा ईस्ट की आवाम को एक फैसला करना है। ये तमाम चीजें आपके सामने। बीट बैंक का नाम किया गया। 10 महीने से प्राइम मिनिस्टर जो दिल्ली की सल्तनत पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसको हिंदू मुस्लिम का मसला मत बनाइए।
अगर कोई क्रिश्चियन हो, उसके लिए क्रिसमस का दिन बड़ा उसके लिए अहम होता। अगर आप बोलेंगे नहीं, क्रिसमस के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थडे सेलिब्रेट करना, आप इसको जाओ, क्या दिन पे गुजरते होंगे इस क्रिश्चियन के? यकीनन वो 3-4% होंगे हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं। नेशनल हॉलीडे है, मगर आप बोल रहे हैं हम उस दिन मनाएंगे। अरे एक दिन पहले क्यों नहीं मनाते आप? अगर ये बात है, अगर ये बात सही है आपकी, तो कई फेस्टिवल्स हैं, उस दिन आप करो, मनाओ। उस दिन नहीं मना सकते आप। अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण दे रहे। हम भड़काऊ भाषण नहीं देते मेरे भाई, हम हक़ायक़ को बयान करते हैं। हक़ायक़ को जब बयान करते हैं तो इनको बड़ा सीने में तकलीफ होती है। इनके मुंह में जबान है मगर हक को नहीं बोल सकते, इसलिए कि इनकी जबानों पर इनके पैसों की मोहर पड़ी हुई है, इनकी जबानों पर इनके पार्टियों की मोहर पड़ी हुई है। हमारी जबानों पर कोई मोहर नहीं है, हमारी जबानों पर कोई फूल ताला नहीं है। हमारी जबान अगर खुलती है तो गरीब आवाम के इंसाफ की, और यही इनको पसंद नहीं आता। आप देखिए क्रिश्चियंस के लिए कितनी तकलीफ से बात। गुड फ्राइडे हुआ, उनका मजहब है, वो मानते हैं, उनकी तहजीब है, हमको क्या करना। मगर गुड फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर मीटिंग रखती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, ये मेरे अल्फाज नहीं है, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपसे क्या कहा था। अब पुलिस वाले मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे, मैं उनकी आसानी के लिए कह रहा हूं, मैं एनडीटीवी वेबसाइट पे पढ़ा लिया, मैंने बोलो दिमाग से, एनडीटीवी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए, वैसे ईसाई हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, ये हमारा फेस्टिवल का दिन है, इस दिन आपने क्यों रखा? बताइए आप कितनों को तकलीफ दे रहे हैं लोग। कभी ये कह दिया मिनिस्टर ने कि अगर जो मोदी को, दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं दिए तो उन्हें हरामजादा, जो दिया वो रामजादा। क्या बात है ये? कहां जा रहा है मुल्क ये? हरामजादा, रामजादा, आखिर कौन से जादे हैं ये? मगर हम तो शहजादे हैं, और ये तमाम शहजादे हैं और हम तमाम गरीब शहजादे हैं। और आपको अपनी शहजादगी दिखाना है 11 तारीख को। जो लोग हरामजादा, रामजादा बोल रहे उनको बोलना बाजू हटो, शहजादा हरा राजा रहमान करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, सुनो दबा के बैठी मोरी रोकना नहीं। 10 महीने में क्या हुआ मेरे अजीज दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए। जो बोलते थे कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी हम कुछ कहां जाने नहीं देंगे, हम भारत माता का सबूत होने नहीं देंगे, दिल्ली के सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर आसाम में 90 ट्राइबल लोगों को गोली मार के भूल दिया गया। कहां गए आपकी मोहब्बत? कहां गए वतन से उपलब्धि? कहां चले गई आपकी? कहां गया आपका गुस्सा? जो लोग बीजेपी में जब अपोजिशन में थे तो अपोजिशन के लीडर कहती थी कि एक सर के बदले 10 सर काट के दे देंगे। कश्मीर में कितना घुसपैठ हुई, कितने लोग सड़क पार से आके टेररिस्ट हमारे फौजियों को मार रहे हैं, उनकी जानें ले रही हैं, और हमारे बहादुर सिपाहियों की बीवियां बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? मैं पूछना चाह रहा हूं, दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाले वजीर आजम कहां गई? तो बोल रहे नहीं, बातचीत करेंगे, टास्क करेंगे। क्या बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद में चाइना के प्रेसिडेंट को झूला झूला रहे थे, सो जा प्यारे सो जा। तो चाइना का प्रेसिडेंट बोला सो जा। उन्हें क्या करा, हिंदुस्तान में रह के अपनी फौज को लद्दाख में भिजा दी। जितने दिन हिंदुस्तान में रहा उतने दिन लद्दाख में हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीन की फौज बैठी रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने ताकतवर हैं आप। अच्छा, शिवसेना का गुस्सा कहां चला गया?
क्यों खामोश है शिवसेना? तो शिवसेना बोले कहा खामोश है, हम एक एडिटोरियल लिखिए ना सामना में, सामना में लिखिए, हमारी जिम्मेदारी हो गई। अच्छा जिम्मेदारी हो गई, पिछू खोदना, पुतले जलाना वो नहीं करेंगे। सब क्या हो गया, खामोश क्यों है? इसलिए कि पावर आ गया। जब पावर में नहीं है तो सब बातें होती है, पावर आ गया तो खामोश हो गया। अब तो हद ये हो गई कि बिरयानी को भी कम्युनल कर दिया, बिरयानी को भी कम्युनल कर दिए। जो हमारे मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, क्या नाम है उनका? हाँ, वो तो हमारे बहुत बड़े अच्छे प्रोसिक्यूटर है। वो तो उन्होंने बोले बिरयानी का हिस्सा तो था ही नहीं। अरे भाई खाना खा आफत बिरयानी के क्यों भी हम खाते हो, हमारी खाने को कम्युनल बना दिया ताकि लोग अब कोई बिरयानी नहीं खाना। ये क्या बात है कि हर चीज को कम्युनल कर देना। नहीं, बिरयानी की बात ये मगर मैं बोला इसलिए कि मीडिया ज्यादा हमदर्दी जता रही थी उस शख्स से। हम तो वेलकम करें, कसम को फांसी हुई तो वेलकम करें, हम वेलकम करते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर जो भी हमला करेगा उसको सजा देनी चाहिए, मगर बिरयानी पर आफत क्यों आना? बिरयानी पर आफत क्यों आना? 10 महीने में दिल्ली की सल्तनत में बैठने वाले हमारे वजीर आजम कौन कौन सी आपकी बात बोलूं मैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े होशियार और काबिल, बहुत पढ़े लिखे हूं। हाँ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए तो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर हमारे दिल्ली के सल्तनत के वजीर आजम ने कहा, आई वेलकम मिस्टर श्री सेना एंड ऑल्सो एमआरएस श्री सेना। मैं बोला क्या बोला भाई? अपन तो इंग्लिश नहीं बोलते ना, थोड़ा बहुत टुकी फुकी ABCD EFG IJK नहीं बोलते, यूं पढ़े लिखे। मैं देखे बोला क्या हो गया भाई? तो मालूम हुआ आई वेलकम मिस्टर श्री सेना एंड एमआरएस श्री सेना। वो क्या था? मिसिंग चीजें उनको एमआरएस पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, हमारे दिल्ली के सल्तनत के वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या कर सकते? आप वोट डाले। इसीलिए मैं क्या बोला था, एहसान करना, किस पे एहसान करना, किसको वोट देना। इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई, याद रखो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते इख्तियार में आने के बाद खामोश हो जाते, कुछ नहीं बोल सकते। आप पाकिस्तान में जाकर के वहां पर ये जो असल मुल्जिम है 26/11 का, असल मुल्जिम जो है आप सही है, असल मुल्जिम जो वहां पर लखवी है, लखवी का फेल होने जा रही है। क्यों खामोश बैठी है बीजेपी शिवसेना? क्यों खामोश बैठी है? अब क्यों नहीं बोलते? इसको मुसलमान से क्यों नहीं बोलते आप? जब आप पावर में नहीं थे तो देखो ये मजहब वो मजहब, अब आपको क्या हुआ? अब कानून क्यों है आप बताओ हमको? तुमके पावर में आ गए, मिनिस्ट्री होना 15 साल बहुत भूखे थे, अब पावर में आ गए तो बोले नहीं अब तुम कानून बैठो, क्या हाफिज सही चलने दो, अपना तो मामला चल रहा, रोटी सेको अपनी और अपना दाल पीजो, उसके ऊपर गरीब का क्या होता, गरीब तो पीटने वाला है, पीटने दो, ये आपका काम हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं 11 अप्रैल के दिन आपको बड़ी एहतियात और सोच और समझ के साथ अपना फैसला सुनाना। हर जगह पर आप देखिए, अच्छा आप मेरे को एक, आप तमाम मजमे से चाहे किसी मजहब का हो, क्या महंगाई कम हुई? क्या बोलो आप? खाली हाथ हो, महंगाई कम हुई 10 महीने में? अब ये हाथ तोड़ गया, हाथ को हाथ देना है, क्या बोलिए? हाथ उठाए तो हाथ को हाथ दे, हाथ को दे देना, हाथ को हाथ देके शिवसेना का साथ छोड़ के राजा रहबर को वोट डालना। 10 महीने हो गए, आपको मालूम 10 महीने पहले ऑयल की कीमत दुनिया में 125-130 रुपये डॉलर बैरल थी। 130 रुपये डॉलर बैरल थी एक ऑयल की कीमत। अब कितनी हो गई मालूम आपको? कितनी हुई? 45 डॉलर पर बैरल। कहां पेट्रोल कम हो रहा भाई मेरे?
अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन आ रहे नहीं? कहां अच्छे दिन? दिल्ली के सल्तनत पर बैठे वाले वजीर आजम 140 से $45 पर बैरल आ गया। कहां गए अच्छे दिन? कहां गए अच्छे दिन? और फिर बोले थे 100 दिन के अंदर ब्लैक मनी आएंगे, गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख होंगे। प्राइम मिनिस्टर धन योजना में कितने अकाउंट खोल दिए? बोले 11 करोड़, मगर अकाउंट में पैसे कहां है? प्राइम मिनिस्टर अकाउंट तो खोल दिए, तो मालूम है तुम मर गए तो तुम्हारे को 2 लाख मिलते। मैं मरने के बाद 2 लाख नहीं चाहिए, मैं जब जिंदा रहूंगा तो मुझे 15 लाख चाहिए। मेरा कर्जा है, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मेरे माँ बाप की बीमारी है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर 15 लाख लाओ, अब की बार 15 लाख होना चाहिए। तो 11 तारीख को सुबह जाते जाते जरा 15 लाख के बारे में सोचो, 15 मरतबा सोचो किसको आप वोट डालेंगे। अब रहा सवाल कांग्रेस का, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ढूंढ रहे कहां है, किधर है, आ जाओ। मालूम ही नहीं होना, भूल भुलैयों में कहां चले गए नहीं मालूम, हमारे कलंदरी की मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, ये 15 साल में कांग्रेस ने क्या किया आपको मैं बताता हूं। इनका भी कागज लिख के लाया हूं। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, पेज नंबर 108 हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए, पेज नंबर 108 ऑफ महमूदुर रहमान कमेटी। माई इंग्लिश इज लिटिल ब्रोकन। आपको मालूम मुंबई में कितने लोग मुसलमान झोपड़ियों में रहते? 14%। कितने मुसलमान चाल में रहते? 53.5। जब कांग्रेस के लोग आए तो पूछना ये सही है झूठ है? आपके को अभी राजा रहबर ने कहा कि आपने 2-2, 3-3 घर महल क्या क्या है बाप हमारा, मगर ये 15 साल में क्या कर दिया आपने कि हम 15, 20, 14% मुसलमान झोपड़ियों में, 53.5% चाल में रहते। पूरे बंबई में, मुंबई में कितने मुसलमान किराए के घर में रहते मालूम आपको? 30%, 20%। ये 15 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस का। आपको मालूम पूरे मुंबई में कितने मुसलमानों के घर में लैट्रिन नहीं है? पूरे मुंबई में, खाली मुंबई की बात करो, मुंबई सबर्ब्स की नहीं बात करो, मुंबई में मुसलमानों के घरों में जो लैट्रिन नहीं है 72.8%। किस मुंह से कांग्रेस आके वोट का मुतालबा कर दी? इनको लाओ, जब आते लाए पद यात्रा में, उनको वो ला के देखो क्या टॉयलेट हमारे पास है। घर में आते गरीब के दो कैमरों को लेकर चाय पिलाओ, आप फोटो लेते, बड़ी गरीब से मोहब्बत। अरे हमारे घरों में 72% मुसलमानों के घरों में लैट्रिन नहीं है, उतना ही % दलितों का है, उतना ही % दलितों का उनके घरों में लैट्रिन नहीं है। 15 साल से क्या कर रहे थे आप? थालियां मार रहे थे बैठ के, या मच्छर मार रहे थे? कहां गए थे आपकी मोहब्बत दलित मुसलमान से? और फिर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट में कितने मुसलमानों के घर में बाथरूम नहीं है? कितने मुसलमानों के घर में बाथरूम नहीं है मुंबई में? 70.2 मुसलमानों के पास बाथरूम नहीं है। 15 साल से वो अचार डाल रहे थे, 15 साल हुकूमत कर रहे थे कांग्रेस राष्ट्रवादी। अब एक नारायण राणे को कामयाब कराने के लिए, क्यों क्या वो एक आदमी पूरे महाराष्ट्र के लिए है ना क्या? कि गरीब के घर में टॉयलेट, एक गरीब के घर में बाथरूम का आपको या नहीं कर सके? किस मुंह से आकर आप वोट की मुतालबा कर रहे हैं? और आपको जानकर हैरत होगी मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों का जो कर्जा है, मुसलमानों का जो कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा हमारा कितने अमाउंट में मालूम आपको? 25 से 50 हजार के दरमियान में सबसे ज्यादा कर्जा मुसलमानों का। किससे लेते? मनी लेंडर से लेता, रिश्तेदारों से लेते। बैंक तो ढूंढा, बैंक तो सूरज देखते ही होता भगा कचरा, सूरज देखते ही होता कि लोन देना नहीं है, ये रेड एरिया का आया, ये बैंक रईस के गरीब बच्चों से आया जहां पर मुसलमान दलित रहते हैं, इसको लोन नहीं देना। सबसे ज्यादा हमारा कर्जा 25 से 25
उसके बाद 5 से 10 हजार। क्या तुम 15 साल हुकूमत करे और हम 5,000 10,000 के लिए मफरूज हो चुके हैं? कांग्रेस वालों, ये तुम्हारी हुकूमत थी और तुम में इतनी जरूरत कि तुम अपने एक शख्स के लिए अपनी वोट की भीख मांगने के लिए आ गए। सवाल करो, इनसे पूछो, ये तुम्हारी रिपोर्ट के फैसले हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मालूम महाराष्ट्र में मुसलमानों की गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी कितनी है? 49% है। यानी महाना आप 700 रुपये भी नहीं कमा सकते। ये सर्चर कमेटी कह रही है, ये सर्चर कमेटी कह रही है। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान ग्रेजुएट बनते? मैं नौजवानों से हाथ उठाकर पूछना चाह रहा हूं, जो बच्चे खड़े, मुझे हाथ उठाकर आप जवाब दो, आप पढ़ना नहीं चाहते क्या? कितने लोग पढ़ना चाहते? हाथ उठाओ। काश ये कोई फोटो लेके कांग्रेस वालों को और बीजेपी के फडणवीस को भी जाए कि देखो ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तुम रिजर्वेशन दो। हम पढ़ना चाहते हैं, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, लिटरेसी रेट कितने पुलिस में IPS ऑफिसर मुसलमान हैं? राणे साहब, कौन रोके थे आपको? कौन रोके थे आपको? बताओ, आप खुद बता दो कितने मुसलमान हैं? पुलिस में 3% भी नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये तमाम चीजें आपके सामने, क्या गुर्बत है गवंडी में, चीता कैंप में, बाइकुल्ला की खुली मोहरिया नहालियां आके, और फिर ये बोलते कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम था, 15 साल में इतना बुरा हाल हो गया। और हम हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र फडणवीस साहब से मैं कहना हूं, अगर आप वाकई में आपके कौल और फेल में तजाद नहीं है, अगर आप जेन्युइन हैं, जो आपने बहस अपोजिशन एक प्रॉमिस किया था, महाराष्ट्र की विधानसभा में फडणवीस ने खड़े होकर कहा था कि वक्त का बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने मुसलमानों के गरीब खाने के ऊपर अपनी आलीशान महल को तामीर किया। क्या बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पर कब्जा करके ये खाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी का बोर्ड लगा सकते क्या आप? बताओ चीफ मिनिस्टर साहब, आपको सीएम बन के 6 महीने हो गए, आपने क्या किया? आपने जो वादा किया पूरा किया नहीं किया? मुझे बताओ, कौन सी वक्त की जायदाद पर आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अब हमको अपने नुमाइंदों को बिठाना है। लोग बोलते, अरे नहीं, वो कैंडिडेट खड़ा करे तो वोट कट जाएंगे। अच्छा, इनको आप पूछना, दिल्ली में तो नहीं खड़ा करा, दिल्ली में तो कोई शेरवानी नहीं खड़े रही, तो फिर वहां परेशानी का हिसाब है। एक सीट नहीं जीते कांग्रेस वाले। मैं झारखंड में नहीं गया, झारखंड से क्लीन बोर्ड हो गए। जम्मू कश्मीर नहीं गया, वहां क्लीन बोर्ड हो गए। हम नहीं गए तो यह हाल है, गए तो क्या हाल होगा आपका? और फिर ये बोला नहीं, आप नहीं आना, आप सेकुलर वोट को डिवाइड कर रहे। क्यों? आप ठेका लेकर सेकुलरिज्म का? आप मेरे बाप नहीं है, मैं आपका बाप हूं। सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भी है। ये हिंदुस्तान एक चमन है जो मेरा चमन भी है, और इस चमन में जब फसलें बाहर आएगी तो मुझे अपना हक मिलना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। ये मैं सेकुलरिज्म कम्युनिज्म सिर्फ उस ठेके पर तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम मेरी गुलामी करना नहीं होगा। हम किसकी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी करने के लिए पैदा हुए। हम बनने वाले नहीं है। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपना हक को मनवाएं, और हमारा हक ये बनता है कि लो नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, 60 साल हम यही बातों में आकर यही बातें सुन सुनकर तबाह बर्बाद हो गए। अब जागने का वक्त है, हक को मनवाने का वक्त है। कोई तो हो जो तुम्हारे आत्माओं को खोज सके, कोई तो हो नौजवानों जो तुम्हारे जज्बात को समझ सके, कोई तो हो जो गरीब माँ बाप के चेहरे पर जो अपनी औलाद के लिए उम्मीद है उसको समझ सके, कोई तो हो जो डरे। अरे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अजीज दोस्त, आओ 11 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करो। याद रखो, कौमों की तामीर
सिर्फ इन बातों से नहीं होती, कौमों की तामीर अखलाक से होती है, कौमों की तामीर में अजीज दोस्तों अज़म से होती है। नौजवानों अपने अज़म को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो काम हम आज कर रहे हैं हो सकता है कि हमारी जिंदगी में हम फायदा ना उठाए, मगर कम से कम हमारे आने वाली नस्ल को तकालीफ नहीं उठाएगी। इसी के आज तक कोशिश करें। ये राजा रहबर एक कैंडिडेट नहीं है, तुम हो राजा रहबर। असदुद्दीन अवैसी क्या है? लोग बोलते जबान में कड़वाहट है। मैं क्या करूं मेरे भाई, जब ये चीजें पढ़ता हूं तो यही चीजें मेरी जबान में कड़वाहट पैदा करती है। अगर मेरी जबान में कड़वाहट है तो इन जालिमों की वजह से है। मगर आइए 11 अप्रैल के दिन अपना एक वोट अपनी जमात, अपनी पार्टी के अपने पतन के निशान पर लगाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। शुक्रिया। असद भाई, असद भाई, लेके आ लो, लेके आ लो। फिलहाल तो अकेले ही। चलो दोनों मिलकर निकलेंगे। पैदल गए, पैदल से मिल गए।